सो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिस सेशन का नाम है वर्क प्लेस एटिकेट्स। यानी कि आपको अपने काम पे किस तरह के शिष्टाचार दिखाने होते हैं, कैसे बिहेव करना होता है, कैसे बात करना होता है, उसको के ऊपर लेकर रखा गया है। मैंने आप सभी के साथ एक इमेज के रूप में जो इस सेशन के बेनिफिट्स है वो शेयर किए थे, तो मैं उसे दोबारा बता देना चाहूंगा। पहला है कि आप इस सेशन में जानेंगे कि आपको प्रोफेशनली अपने वर्क प्लेस पे बिहेव कैसा करना होता है। दूसरा, कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली एंड रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और दूसरा कि ऑफिस में इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए आपका, इवन कॉन्फ्लिक्टिंग जोन भी हो तो कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, और कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप आप बिल्ड करें अपने को वर्कर के साथ, या कैसे टीम वर्क करें, आप कोलेबरेट कर पाए, दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम कर पाए। और इन सभी को देखते हुए कैसे आप एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ पाए। और अगर आप इन सभी चीजों को करने में सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली आपके करियर में काफी एडवांसमेंट के रूप में काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई लाइक टू इनवाइट फरहत फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रेसिडेंट युद्धका कालरानी। Good evening, everyone. I'm Farhat. Today I'm going to introduce Jyotika Kalra. Jyotika Kalra is an advocate on the cause, Supreme Court of India. She was a member of National Human Rights Commission. She she is president of Saksham Rozgar Society and is committed to the cause of knowledge and skill development of youth. Now I'm going to introduce to Mr. Ravish Kalra. Ravish Kalra is a strategic consultant with Boston Consulting Group based in New York, USA. He also did his MBA at Yale University in the US, one of the top 7 business schools in the world. Prior to Yale, he got an engineering degree from IIT Roorkee and worked with Dettol for 4 years. Thank you. थैंक यू फरहत, and I like to request our president to begin the session. Ma'am, please unmute yourself. Thank you. Thank you, Abhishek, and welcome Ravish Kalra to this session of Saksham Rozgar Society. I'll just start introducing the subject. जैसे हमने नाम दिया है वर्कप्लेस एटिकेट्स, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि वर्क इज वर्शिप, या काम ही पूजा है। तो जितनी गंभीरता से हम किसी भी पूजा के स्थान को लेते हैं, तो शायद उतनी ही गंभीरता से हमें अपने काम के स्थल को लेना चाहिए। ऐसा कुछ ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्क प्लेस एटिकेट्स के सेशन में डिस्कशन करने का सोचा। तो सीधा सवाल पर आती हूँ। मैं थोड़ा सा सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी अपनी पेन और पेंसिल पे चीजों को नोट करें, और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं उसको भी तैयार रखें। पहला सवाल यही है कि कार्य का स्थल या वर्क प्लेस कहते किससे है, और कैसे वो फर्क है किसी अन्य स्थान से। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, और मतलब मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सब लोग जो 35 लोग आई थिंक अभी कॉल पे हैं और कोई ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी थैंक यू फॉर कमिंग। हम आपस में बात करेंगे, जैसे ज्योतिका जी ने बोला, हम एंड में क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हम आपस में इंटरेक्ट कर पाए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क प्लेस एटिकेट्स। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे करीबन 10 साल से मैं अलग अलग जगह काम कर रहा हूँ। पहले मैंने इंडिया में, मैं गुड़गांव में काम करता था। वहाँ पे भी मेरी एक टीम यूके में बैठती थी, तो उनके साथ काफ़ी काम होता था। अभी मैं यूएस में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकता, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग इस कॉल पे भी हैं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता हूँ, एंड बाकी फिर हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सबकी लर्निंग्स है। तो आई थिंक पहला जो सवाल है, आपने जो पूछा कि वर्क प्लेस है क्या, उससे रिलेटेड कि कार्यस्थल है क्या। तो मुझे तो लगता है कि एसेंशियली आप अगर किसी नॉर्मल सिचुएशन से कंपेयर करें, आप किसी के साथ, आप स्कूल में किसी के साथ बैठे हैं, क्लास में किसी के साथ बैठे हैं, तो उससे वर्क प्लेस इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि वो एसेंशियली आपके नेबरहुड की तरह है। कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो जैसे कहा जाता है पड़ोसी अपने बदल नहीं सकते, आपका डिसीजन नहीं है। आप एक वर्क प्लेस पे चले जाते हैं, वैसे ही वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं
आपका ये डिसीजन वहां पे नहीं होता है कि अच्छा मेरे को इसके साथ काम नहीं करना है, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, मैं अलग ग्रुप में जाके काम करूंगा जैसे स्कूल या कॉलेज में हो सकता है। वो ऑप्शनैलिटी आपकी वो चली जाती है वर्क प्लेस में। आप ऑब्वियसली वर्क प्लेस पूरी की पूरी बदल सकते हैं, बट वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे उनसे आपका रिलेशन वैसा रहता है। तो उस हिसाब से वर्क प्लेस थोड़ा अलग एनवायरनमेंट है स्कूल और कॉलेज से, कि आप जिन लोगों के साथ आपको काम करना है वो लोग फिक्स है, उन लोगों के साथ ही आपको काम करना है। और अगर आपका किसी से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, तो आपको वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। और एक जो आखिरी चीज मुझे वर्क प्लेस के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट लगती है कि वो एनवायरनमेंट ऐसा किसी भी कंपनी में, वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि ताकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। कि जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बताया, मैं डेटॉल में काम करता था, तो जो मेरी लीगल टीम थी उन्हें हमेशा होता था कि नहीं हम सेफ से सेफ चीज टीवी पे चलाएं, और जो मार्केटिंग के उसमें काम कर रहे होते थे, हमें होता था कि हम कैसे बड़े से बड़ा दावा कर सकते हैं। और ऐसे ही सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव आ रहे थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बाय डिजाइन बोलते हैं उसे, कि किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। और उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए वो एसेंशियली एक सक्सेसफुल वर्क प्लेस बनाते हैं, वहां वहीं पे ये वर्क प्लेस एटिकेट्स काम आते हैं। तो मुझे वो डिफरेंस लगता है कि इन अ वर्क प्लेस, या फिर आप स्कूल या कॉलेज की बात करें तो। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि कॉन्फ्लिक्ट को भी एज ए मैटर ऑफ डिजाइन क्रिएट किया जाता है, ताकि उसको एक नॉन वर्क प्लेस से, मतलब एक गैर कार्यस्थल से अलग किया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि आज किस किस प्रकार के वर्क प्लेसेस होते हैं, किस किस प्रकार के कार्यस्थल पाए जाते हैं। राइट। आई थिंक इसमें आप जिस भी कहीं भी ऑफिस या कुछ भी जैसे ज्वाइन करते हैं, तो आपके जो कलीग्स होंगे, अब आप उनके साथ कभी वीडियो कॉल्स पे होंगे, आप कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है, आप ऑफिस में होंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप ऐसे कहिए कि आपके कलीग्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन होता है वो एसेंशियली एक वर्क प्लेस के अंडर आता है। जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ आपका कोई भी रिएक्शन होता है वो वर्क प्लेस के अंडर आता है। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो जूम कॉल के ऊपर हो, चाहे वो ऑफिस के बाद का डिनर हो, उसके बाद की पार्टी हो, आप लंच के लिए बाहर वॉक पे जा रहे हैं, ये सारे ही इंटरेक्शन, क्योंकि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो आपका काम डिटरमिन करते हैं। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप के क्योंकि पार्ट होते हैं, तो लिटरली आपका कोई पुराना दोस्त हो और आपका वो कलीग बन जाता है कि आप ऑफिस में साथ में रहते हैं, उसके बाद आप उसके साथ कहीं बाहर खाने पीने भी जाते हैं, वो भी एक एसेंशियली आपको उस तरीके से सोचना होता है कि ये आपका ऑफिस पे कुछ इम्पैक्ट करेगा। तो आपके कलीग के साथ आपका कोई भी इंटरेक्शन है वो वर्क प्लेस हो सकता है, चाहे वो वीकेंड पे एक फोन कॉल हो, चाहे वो जैसे मैंने बोला कि कोई पार्टी हो, चाहे ऑफिस और जूम कॉल तो हो ही। ऑफिस की पार्टी भी वर्क प्लेस है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत ऑफिस की पार्टी तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही वर्क अच्छा। प्लेस है, वहां तो बहुत बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ऑफ मतलब साइट ऑफिस होती है। ऑफिस की पिकनिक भी वर्क प्लेस है मतलब। हाँ, कोई आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि ऑफिस की हम ट्रिप बनाते हैं कि जयपुर जा रहे हैं, जैसे मैं गुड़गांव में था, हम ऑफिस की ट्रिप से जयपुर के रास्ते में बीच में कहीं जा रहे थे, तो वो सब वर्क प्लेस के अंडर ही आता है। मैं तो बोलूंगा कि वो तो बिल्कुल आता ही है। आपके उसके अलावा भी आपके किन्हीं कलीग्स के साथ इंटरेक्शन होते हैं, वो भी एसेंशियली आपके वर्क प्लेस इंटरेक्शन के अंडर आते हैं। और अगला सवाल है रवीश कि किस किस तरह के रिलेशनशिप, जैसे जैसे समझ में आता है कि मालिक और नौकर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, या फिर हम्म। सुपीरियर सबॉर्डिनेट, या फिर कुलीग्स, ऐसे किस राइट। किस तरह के संबंध कार्यस्थल पर होते हैं। हाँ, आई थिंक जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो कंपनी के अंदर तो अलग अलग टाइप के संबंध हो ही सकते हैं, बट उसके अलावा एक क्लाइंट वाले भी संबंध भी होते हैं जो एक अलग कैटेगरी में आते हैं मेरे हिसाब से। पर्टिकुलरली जब काफी लोग इस कॉल पे जो सर्विस इंडस्ट्री में, मैं खुद भी सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, तो क्लाइंट वाले रिलेशनशिप को मैं अभी अलग रखता हूँ, उस पर मैं फिर से आऊंगा। और जो कंपनी के अंदर होते हैं वो तो हम सबको पता ही है कि कोई एक एम्प्लॉयर होगा, हो सकता है उस कंपनी का ओनर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। मैं जनरली बड़ी कंपनीज में काम किया, वहां पे जो ओनर है वो तो बहुत ही बाहर रहते हैं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उसमें मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा है।
बट आपके मैनेजर से, आपका जो सीनियर होंगे कोई कंपनी में, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, आपके रिपोर्ट करते होंगे कुछ लोग, उनसे होगा, और आपके पीयर्स होंगे। तो एसेंशियली ये 3 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। एंड देन क्लाइंट साइड पे अलग थोड़ा डायनेमिक रहता है, जिसमें हम अलग तरीके से सोचते हैं थोड़ा, कि वहां पे भी हो सकता है कि सीनियर हो, कोई पीयर हो और कोई जूनियर हो, बट क्लाइंट साइड पे हम सभी को एक लेवल ऊपर करके मानते हैं थोड़ा, और मानते हैं कि जैसे हम सर्विस उसमें बोला ही जाता है कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट वाले उसमें, कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि नहीं, आप वो रिलेशनशिप खराब ना करें। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पेक्टफुल वाला आ जाता है। परंतु कंपनी के अंदर जब हम बोले, तो जैसा मैंने बोला, आपके सीनियर होंगे, जूनियर होंगे या पीयर होंगे, आई डोंट थिंक उसमें आपको कैसे इंटरेक्ट करना है उसमें उसमें कोई बहुत फर्क आना चाहिए। वो जनरली बेस लेवल पे कुछ बहुत रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन होना चाहिए। वो आई डोंट थिंक दैट चेंजेस। कैसे आप उनका फीडबैक रिसीव करें वो थोड़ा अलग हो सकता है, ऑब्वियसली ह्यूमन मेंटालिटी है वो, डिफरेंस सोचने की। बट बेस लेवल इंटरेक्शन में आपके फर्क नहीं होना चाहिए वैसे। नहीं, पर मुझे एक सवाल, क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉयर अपने आप को क्लेम करती हूँ, तो हाँ, हाँ। रिस्पेक्टफुल मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ ही होना चाहिए या एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय की तरफ होना चाहिए? नहीं, एम्प्लॉयर को मतलब तो एम्प्लॉय की तरफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और आप एम्प्लॉय को रिस्पेक्टफुल नहीं, एम्प्लॉय के पास हमेशा वो ऑप्शन तो है कि वो चले जाएगा। और हम्म। ऐसा किसी को, मतलब ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि मतलब किसी की वैल्यू नहीं है। वो कंपनी अगर पैसे दे रही है तो वो क्लियरली वो वैल्यू तो देख ही रही है। अगर हम्म। आप रिस्पेक्ट किसी को नहीं लगेगी, तो वो पैसे के अलावा रिस्पेक्ट भी सब वैल्यू करते हैं। अगर रिस्पेक्ट नहीं लगेगी, वो कोई छोड़ जाएगा, तो उसमें एम्प्लॉयर का लॉस भी है। तो दो तो तरफा बेस लेवल। हाँ जी। रिस्पेक्ट, दोनों तरफा है, दो तरफा है वो रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना मतलब आपकी टीम काम नहीं कर पाएगी, नहीं तो, क्योंकि आपको काम कराना है किसी से, किसी को अपने सीनियर का काम करना है, तो वो बिना रिस्पेक्ट के बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो जाता है मैनेज करना। So, very good insights on that. My next question is कि जब हम किसी कार्य, क्योंकि हम सब उस कार्यस्थल और वहां पे काम करने के माहौल से संबंधित सवालों को पूछ रहे हैं, तो राइट। कार्यस्थल को ज्वाइन करने से पहले, मतलब किसी काम को शुरू करने से पहले, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए? जैसे कि हम्म। किस प्रकार का काम है या सैलरी, इस तरह से क्या क्या फैक्टर्स हमें दिमाग में रख के कार्यस्थल को ज्वाइन करना चाहिए? राइट। मैं कार्यस्थल को। अपना, इसमें आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका अपने पैरामीटर्स होते हैं। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने जब मैं बैचलर्स अपने मास्टर से बाहर निकला, तब मैंने क्या सोचा, और अभी मैंने जब यहाँ शुरू किया तब क्या सोचा। तो आई थिंक पहला जो आपने बोला कि किस किस टाइप का काम है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी 1 था। कि किस टाइप का काम है, उससे मतलब क्या मुझे उसमें कितना इंटरेस्ट है, उसमें क्या होता है, क्या वो मेरे क्या मैं करना क्या चाहता हूँ उससे मैच करता है या नहीं करता है लॉन्ग टर्म में। कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 40-50 साल का होता हूँ, मुझे किस लाइन में जाना है, ये उस लाइन में होना जरूरी नहीं है, बट क्या ये उस तरफ मुझे लेके जा रहा है या नहीं। तो वर्क क्या काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा आता है कि सैलरी, आई थिंक एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन बिल्कुल होता ही है। मेरे लिए भी था, आई वुड से सेकंड या थर्ड, मतलब टॉप 3 में तो पक्का आएगा ही, कि कितना पे कर रही है कंपनी, और क्या मुझे लगता है कि मेरी जो मैं काम करने वाला हूँ उसकी वैल्यू वर्थ पे कर रही है या नहीं, या फिर क्या मुझे और ऑप्शंस देखने चाहिए। तीसरा, आई थिंक आप जो आपने बोला है कि जो आपके एम्बिशन से कितना मैच कर रहा है वो होता है। एंड आई थिंक लोकेशन ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ ही जाता है कि कहाँ पे आप रहना चाह रहे हैं। जैसे मुझे बैचलर के बाद था कि मुझे दिल्ली के पास रहना है, और गुड़गांव में नौकरी थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि अच्छा, नहीं सही है, गुड़गांव वर्क्स फॉर मी। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। मैंने बीच में एक बार रिफाइनरी में 2 महीने के लिए काम किया था इंटर्नशिप पे, और मुझे लगा कि नहीं, बहुत कट ऑफ है बाकी दुनिया से, और मुझे वैसी लाइफ अभी नहीं चाहिए कि मैं एक रिफाइनरी में पूरे पूरे साल वहां पे रहूं। तो वो भी एक फैक्टर साथ में आ ही जाता है। हाँ, तो लोकेशन बड़ा एक वाइटल फैक्टर है, मतलब बाकी सब। लोकेशन भी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या काम है वही है, और वो मेरे एम्बिशंस और मेरे गोल्स के साथ कैसे फिट करता है। उसके अलावा ऑब्वियसली सैलरी, लोकेशन, और एक कैसे लोग हैं, वो सब भी इम्पोर्टेंट होता ही है। हिंदुस्तान के समाज को देखते हुए, यहाँ के वैल्यू सिस्टम को देखते हुए,
हम्म। काम को जब आप चूज करते हैं, तो क्या राइट। आपके माता पिता से आपको कंसेंट ले लेनी चाहिए? मतलब ऐसा मेरा मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाँ। क्योंकि साइज बहुत बहुत देर तक माता पिता बच्चों के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं या उनको रेगुलेट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं उनको। राइट। आई थिंक कॉन्सेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है मुझे इस संदर्भ में। मुझे लगता है कि अ, बिल्कुल उनसे उन्हें इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए, उनसे डिस्कस भी किया जा सकता है। उनसे डिस्कस भी करना चाहिए उनके एक्सपीरियंस को सुनने के लिए। बट आई थिंक कि ऐसा करना कि नहीं वो बोल रहे कि ये आपके लिए आपको नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको मतलब आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो मैं नहीं यूज करूंगा। मैं बस बोलूंगा कि आपको डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स से, वो आपको जानते हैं। हम्म। आपके पुराने जो थॉट्स है वो जानते हैं, तो आपको कुछ इंसाइट्स दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपका डिसीजन है। वो मतलब आप ऐसा करें कि अच्छा नहीं पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया ना बोल दिया और फिर आप बाद में अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो आप उन पे ब्लेम करें, तो वो भी अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ का अपना डिसीजन है। अल्टीमेटली आपको ही वो करना है कि क्या क्या किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना चाहिए। बट डिस्कस करना ऑब्वियसली उनके उनके एक्सपीरियंस को कंसिडर करना, वो तो हमेशा अच्छी ही चीज हो सकती है। उसके बावजूद आप किसी और डायरेक्शन में जाना चाहें तो वो आई थिंक सही है। मतलब ऑप्शन ओपन रखेंगे, डिस्कस करेंगे, पर फाइनल कॉल डिस, आपकी रहेगी। हाँ, डिस्कस डिस्कस इज द वर्ड दैट आई यूज, कि आपको हाँ। पेरेंट्स से इंडिया के एनवायरनमेंट में क्योंकि काफी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए। आपको उनसे कंसेंसस बनाने की या उनसे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दैट्स गुड। और अगला सवाल है कि कार्यस्थल पर, क्योंकि हम हम्म। एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी। किस प्रकार की हमें वेशभूषा पहननी चाहिए? क्या आप राइट। रिकमेंड करते हैं, कैसा ड्रेसअप होना चाहिए? राइट। ये भी आई थिंक काफी डिपेंड करता है वर्क एनवायरनमेंट में। मैंने थोड़ी ट्रेडिशनल कंपनीज में ज्यादा काम किया है। आई नो कि अभी जो जो स्टार्टअप्स वगैरह, जो मेरे काफी दोस्त खुद स्टार्टअप्स कर भी रहे हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफी अलग इसके रिलेटेड कल्चर रहता है। लोग थोड़ा ज्यादा कैजुअल ड्रेसअप करने के को एनकरेज करते हैं कि इजियर इंटरेक्शन हो। तो काफी ऑफिस डिपेंडेंट है। मैंने जैसा जनरली देखा है, और थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट है, कि थोड़ा सा फॉर्मल आप उसमें जाएं। और अभी जैसे मेरा काम क्लाइंट्स के साथ ज्यादा रहता है, तो हम देखते हैं कि क्लाइंट ऑफिस में कैसा टाइप का ड्रेसअप किया जा रहा है, तो हम उससे थोड़ा सा उससे एक लेवल ड्रेस अप ही करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि अच्छा नहीं कि मतलब रिस्क लेने की जगह हम थोड़ा ड्रेस अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके क्लाइंट ऐसा है, आपका ऑफिस ऐसा है कि जहाँ पे शॉर्ट्स पहनना भी अलाउड है, तो मैं बोलूंगा कि आप जीन्स पहन के चले जाइए। मैं लड़कों का एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़कियों का आप खुद से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके यहाँ पे जीन्स का ट्रेडिशन लगता है आपको ऑफिस में, तो आप शर्ट को टक इन करके पहन के जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों को उसके आपके इम्प्रेशन में फर्क पड़ता है कि आप बाकियों से थोड़ा एक्स्ट्रा आपने एफर्ट किया है, आप सोच के आए हैं कि आप काम पे आए हैं एंड यू टेक इट प्रोफेशनली। सिमिलरली अगर टक इन करने की जगह है तो आप जीन्स की जगह पे फिर आप ट्राउजर्स पहन के जाते हैं। और ये मतलब काफी रेगुलरली हम करते हैं क्लाइंट साइड पे, कि अगर हम जा रहे हैं, अगर हम एक्सपर्ट्स हैं, मेरी उसमें हम स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, बट सिमिलरली कोई अकाउंट्स के कोई एक्सपर्ट्स है, कोई आईटी के एक्सपर्ट्स है, कोई भी आ रहे हैं, तो वो एक्सपर्टीज आपके पहनावे में भी झलकनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने आए हैं। आप यहाँ काम नहीं करते बट आप इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा ड्रेसअप होना फर्क पड़ता है। तो आई वुड से कि आप देखिए लोग कैसा पहन रहे हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर की ही कोशिश कीजिए कि कैसा वर्क प्लेस में ड्रेसअप होना चाहिए। और एक सवाल रवीश आपसे ये मेरे जहन में आ रहा है, पूछूं कि वर्क प्लेस पे किस तरह से बात की जाती है? मतलब हम्म। टोन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस बिल्कुल। मॉड्यूलेशन, क्या मतलब? हाँ, आई थिंक जो मैंने एक जो चीज पहले बोली वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो बेस लाइन है बिल्कुल, कि रिस्पेक्टफुल वाली चीज। वो रिस्पेक्टफुल, आपकी कॉन्वर्जेशन एट ऑल पॉइंट्स रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। चाहे वो किसी से भी डिस्कशन हो। अब उसको ध्यान में रखते हुए और आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं कम्युनिकेशन को लेके या टोनालिटी को लेके, मेरे हिसाब से उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस पे आता है कि आप ध्यान से सुनिए पहले लोगों को। आपकी टोन उसके बाद मैटर करती है, क्योंकि सब लोग वहां पे आ रहे हैं, सबको लगता है कि हमारी
वैल्यू है, हम इम्पोर्टेंट है, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको ध्यान से सुनिए, ताकि जब आप रिएक्ट करें तो ऐसा ना हो कि अरे यार अभी तो मैंने तुम्हें जवाब दिया, तुमने वही सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। वो आप सुनेंगे नहीं तो वो आप मिस हो जाएगा। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट होती है कि ऑब्वियसली टोनालिटी, मतलब मैं उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन में नहीं चाहूंगा, वो थिएटर की वो हो जाएगी ज्यादा। बट इम्पोर्टेंट होता है कि आप एंगेजिंग टोन रखें। आप न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप जब भी किसी ऑफिस में है तो आपको थोड़ा लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, लोगों से आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। और आपकी इवन जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी है तो भी आपकी प्रोफेशनल एक प्रेजेंस होनी चाहिए कि लोग आपको सुनने का, लोग लोग आपको सुने। उसके लिए आपको इवन जूम पे भी आपको वर्चुअल प्रेजेंस होनी चाहिए। एक और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है इसको लेके, कि आप लोगों के नाम यूज कीजिए। जो एक टिप बोलो, बाकी सब तो नॉर्मल चीज है, बट एक टिप मुझे जो लगती है कि लोगों के नाम पहले तो जानिए, क्योंकि स्पेशली आप किसी कंपनी में जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, एफर्ट कीजिए लोगों के नाम याद रखने का, और वो नाम यूज कीजिए। उससे काफी फर्क पड़ता है, लोगों को एक पर्सनल टच लगता है उसको लेके। और ये सब सिर्फ अपनी कंपनी का नहीं है, क्लाइंट में भी, आप किसी रिटेल उसमें भी होते हैं और आपको कोई रेगुलर क्लाइंट आता है, आप उनको नाम से बुलाते हैं और आप कुछ याद रखते हैं उनके बारे में पुरानी कॉन्वर्जेशन से, तो उस सबसे बहुत फर्क पड़ता है आप आपके आगे के रिलेशनशिप्स को लेके। और एक बड़ा बेसिक और फंडामेंटल सा है, क्योंकि हम हाँ वर्क जी। प्लेस की बात करें, कार्यस्थल पे बात करें, तो जो समय की टाइमिंग को फॉलो हम्म। करना, छुट्टी ना लेना, उसके राइट। बारे में आप क्या कहते हैं, कितना हाँ, महत्वपूर्ण है वो? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो एक टाइम पे या शोइंग अप ऑन टाइम, कहीं पे भी, किसी भी मीटिंग में, ऑफिस में, किसी भी उसमें, वो मुझे लगता है कि जितना आप सोचते हो उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक थोड़ा सा, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा है कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे करके चल जाता है वाला वो होता है। बट उसमें भी अगर आप सबसे पहले आप टाइम से पहुंचते हैं उस किसी जगह पे, तो लोग नोटिस करते हैं, लोग इस पे ध्यान देते हैं कि अच्छा, कि आप रेगुलरली टाइम पे आ रहे हैं, कि आप सीरियसली ले रहे हैं काम को अपने। और वो उससे इम्प्लाई करेंगे कि जब आप उसके बाद कोई अपना काम सबमिट करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर इसने टाइम पे आना सीरियसली लिया है तो इसने अपना काम भी सीरियसली लिया होगा। ये हमारे मेंटल उसमें आता ही है। सिमिलरली जब आप मतलब आपके किसी भी इंटरेक्शन में वो एक फैक्टर बेसलाइन बन जाएगा, कि जिसमें आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं, ये इंसान टाइम पे आता है, ये सीरियस है अपने काम को लेके। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट पहले का ट्राई कीजिए, बट टाइम से ऊपर कुछ भी करके आप हर मीटिंग में, आप हर जगह पे टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच पाए। वो धीरे धीरे आपके एम्प्लॉयर को, आपके मैनेजर्स को, आपके क्लाइंट्स को, सबको ध्यान में आएगा वो चीज, कि अच्छा नहीं, दिस पर्सन कैन बी ट्रस्टेड। बिकॉज जब हमने उन्हें अपने टाइम को लेके ट्रस्ट किया, जब हमने बोला कि 9 बजे की मीटिंग है, वो 9 बजे पहुंच गया यहाँ पे, तो उन्हें वो ट्रस्ट साथ में बिल्ड होता ही है। और वो ट्रस्ट ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो काम से आया होता है, वो ट्रस्ट बेस्ड ही होता है, किसी ने भी आपको कुछ काम दिया करने को। तो इट मैटर्स अ लॉट मोर देन यू वुड थिंक। और वो 5-10 मिनट की काफी वैल्यू एड अप होती रहती है लोगों के दिमाग में। अच्छा, एक सवाल है कि काम के स्थान पर, हम्म। कार्यस्थल पर, क्या हमें मतलब गपबाजी, जैसे फिल्म को लेके बात कर रहे हैं, या जैसे ओलंपिक चल रहे हैं वैसी बात कर रहे हैं, या हाँ चुटकुले, क्या ऐसी सही है, मतलब कि उस माहौल में, उस हाँ हाँ। आपने सवाल जिस टोन में पूछा, मैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका आंसर दूंगा। आपने इसे थोड़ा नेगेटिव कॉन्नोटेशन दिया गपबाजी को लेके। बट हाँ, मुझे लगता है कि कुछ मतलब जो दुनिया में चल रहा है उस सब चीज के डिस्कशन करना में कुछ गलत नहीं है किसी वर्क स्पेस में। ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने अल्टीमेटली एक वर्क स्पेस क्या है, आपके मतलब लोगों को मिलके एक कोई काम कुछ चल रहा है, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बोला सर्विस उसमें, तो हम्म। सब कुछ आपके रिलेशनशिप्स पे एसेंशियली बिल्ड हो रहा है। तो हम्म। अगर आप मंडे सुबह आते हैं और आप बोलते हैं कि अरे यार आपने सैटरडे संडे कैसा रहा, क्या किया, मतलब आप उस पे 5 मिनट एक्सपेंड करते हैं कॉफी कॉफी लेते हुए साथ में, कि हम्म। आपने क्या किया अपना, आपने बताया कि मैंने कोई गेम देखी जाके, या मूवी देखी, या हम्म। ये टीवी शो देखा। उस सब से आपके रिलेशनशिप स्ट्रांगर होते हैं, कि लोगों को लगता है कि अच्छा वो आपको जानते हैं और आपकी पर्सनालिटी को जानते होते हैं। तो सिमिलरली वो आपके काम पे भी वो इम्पैक्ट करता है।
तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको बैठ के गॉसिप करनी चाहिए। गॉसिप तो डेफिनेटली, जैसा मैंने बोला, हर कलीग से इंटरेक्शन एक वर्क प्लेस की सिचुएशन है, आप उसको ऐसे दोस्ती की तरह अलग से सोच सकते हैं, बट मानना नहीं चाहिए। बट क्योंकि एवरीथिंग यू से, आप जो भी कुछ बोलते हैं या किसी को कहते हैं या करते हैं, दैट इम्पैक्ट्स योर करियर डायरेक्टली, मतलब आपको सीधा सीधा दिखता है उस पर इम्पैक्ट। मगर एट द सेम टाइम आपको कुछ पर्सनल और आउटसाइड ऑफ वर्क अगर आप हल्का सा डिस्कस करते हैं किसी से, मीटिंग के शुरू में 5 मिनट, किसी पहले दिन में आप आए, आप किसी से महीने बाद मिले और आप बताते हैं कि अरे मेरी मेरी सगाई हो गई, मेरी शादी आ रही है, ये वो, तो उन उन वो आप में इन्वेस्टेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि अच्छा, नहीं, इस इंसान पे वगैरह मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो यहाँ एक बल्कि मुझे थोड़ा डिफरेंस भी लगा कि जैसे जब हम यूएस में काम करते हैं तो यहाँ पे और ज्यादा होता है, बल्कि क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा कट थ्रोट माना जाता है, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क को। मगर आप किसी मीटिंग में जाए, आपके पहले 5 मिनट ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी काम की बात होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा स्मॉल टॉक में इंडल्ज करते ही है कि अरे इतनी बारिश हो गई, ये ओके। गेम कितनी बढ़िया थी, ओलंपिक शुरू हो गए, या इससे लेके, तो वो थोड़ा बहुत आई थिंक काफी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आपके वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है। मगर ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत ही है, उसके बाद के 55 मिनट जब काम की बात हो रही है तो उसके बीच में ओलंपिक्स नहीं आते हैं। ओके, मतलब शुरुआत कर सकते हैं आप उससे। और एक बिल्कुल बिल्कुल। रवीश, हिंदुस्तान में एक बड़ा मतलब काम के स्थल पर ये बहुत रहता है कि हाँ। भाई जो हिंदुस्तान में जो है ना, बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कभी भी जो मालिक है या बॉस है, वो कभी भी फोन कर देता है रात को 8 बजे 9 बजे, या काम देर देर तक कराते रहते हैं। पर राइट। यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल 9 to 5 जॉब होती है और बड़ा प्रोफेशनलिज्म माना जाता है इसको। हाँ जी। तो फिर उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब मैं दैट आइडियल सिनेरियो होगा कि 9 से 5 के बाद कोई फोन ना करे, बट मेरे मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने यूएस में तो ये बिल्कुल नहीं देखा। आई होप यूरोप में ऐसा कहीं होता हो, कोई एक आइडियल वर्ल्ड हो जहाँ पे ऐसा होता हो। आई थिंक काम पे काफी डिपेंडेंट होता है कि कैसा टाइप का काम है। मगर ये दुनिया भर में हर जगह होता है कि जब काम में कुछ इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आती है तो लोग कभी कॉल करते हैं कि अरे यार, ये देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो। आज सैटरडे है, अभी इस कॉल के बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल रात के 8 बजे मेरे एक मैनेजर का कॉल आया था, जो आई नो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम है इस वीकेंड के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया में भी काम किया, वहां पे भी बहुत दिन ऐसे होते थे कि जब हमें नहीं, पाँच पाँच तो नहीं, बट खैर 6 7 7 बजे के बाद कोई ऐसा काम नहीं होता था। और यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि काफी दिन मैंने रात के 12 बजे तक भी काम किया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। तो वो काफी वर्क प्लेस पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक इतना बहुत डायरेक्टली लोकेशन वाला फैक्टर है। जहाँ काम की रिक्वायरमेंट है, आपको अगर लग रहा है कि कंपनी आपको उसके हिसाब से कॉम्पनसेट कर रही है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि यार दे बिल्कुल ऐसे, मतलब मुझे पैसे 2 घंटे के दे रहे हैं, काम 15 घंटे करा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको वैल्यू कर रही है कंपनी, चाहे वो सैलरी के बेसिस पे हो, चाहे वो रिस्पेक्ट के बेसिस पे हो, चाहे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो, काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आपको कभी कभी एक्स्ट्रा काम होता ही है। आई डोंट थिंक देयर इज अ लोकेशन का अच्छा, लिंक टू इट। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, हिंदुस्तान में बहुत माना जाता है कि हिंदुस्तान में ये जो बहुत कैजुअल अप्रोच है। खैर, अगला और मेरा आखिरी सवाल है, और सभी पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट कि अपने सवालों को तैयार रखिए, अपने से जुड़े हुए, अपने कार्य के स्थल से जुड़े हुए मुद्दों को आप सामने रखेंगे। और अभिषेक, इस मेरे सेशन के बाद आप फोटोग्राफ भी ले लेना। ये आखिरी सवाल मैं रवीश आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कोई असाइनमेंट एम्प्लॉय को या हाँ। सबॉर्डिनेट, जो भी आप शब्द उचित समझे, तो जब असाइनमेंट दिया जाता है, तो जो उस असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला है, उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हेन ही और शी इज एक्सेप्टिंग एन असाइनमेंट, और जब वो ले राइट। रहा है उस राइट। काम को ले रहा है, तो उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ आपको कुछ महीने भी हो जाएंगे, साल की बात नहीं, कुछ महीने भी हो जाएंगे, आपको समझ आने लगेगा कि कैसे टाइप के असाइनमेंट को कितना टाइम लगता है। तो एक चीज जो मुझे काफी बेनिफिशियल लगी कि कुछ भी काम पर्टिकुलरली मुझे असाइन किया जाता है या मैं किसी को असाइन करता हूँ, तो उस टाइम पे कोई मुझे बता दे कि अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें हमें
5 घंटे लगेंगे, इस काम में हमें 5 दिन लगेंगे, 5 हफ्ते लगेंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट, वो काम को लेके। बट आप उसी टाइम पे एक्सपेक्टेशन सेट कर दो अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इस काम को कितनी देर में खत्म किया जाएगा, ताकि आपके मैनेजर को या आपके जो रिपोर्ट कर रहा है आपको, उन सबको क्लियर हो कि अच्छा एक्सपेक्टेशन क्या है, हवा में ना हो कि आपने बोल दिया काम कर दो, आपको लग रहा है 2 घंटे में आ जाएगा, वो बंदा सोच रहा है कि 2 दिन बाद आएगा। तो वो एक्सपेक्टेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप ऊपर भी बात कर रहे हो, नीचे बात कर रहे हो, किसी से भी। उसके बाद दूसरी चीज एक मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है कि आपको एक इंटरिम चेक इन जिसे बोलते हैं, कि आपको बीच में एक बार पूछ लेना चाहिए कि आपने उस काम पे 1 घंटा लगा लिया, आपने सोचा कि इस डायरेक्शन में इसे जाना चाहिए, तो आप थोड़ा टाइम लेने की कोशिश कीजिए अपने मैनेजर के साथ, और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि मैं इस डायरेक्शन में ये कर रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा अभी प्रिलिमिनरी ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या प्रिलिमिनरी ऐसा दिख रहा है, अगर कुछ डिजाइन की चीज हो तो क्या ये डायरेक्शन सही है, मतलब आपको लगता है इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, और अगर ये सही है तो मैं अभी अगले 4 घंटे बाद ये दे दूंगा। तो आई थिंक वो चीज क्लियरली कम्युनिकेट करना कि आप एक्सप्लिसिट होके कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और ये डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में हम वेक्टर बोलते थे, वो आपका क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन क्या है और स्पीड क्या है। ये दोनों लोग को क्लियर होगा तो आप उस पे फिर आप उस पे क्लियरली, फिर बाद में ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन बाद बोल रहे हैं कि बिल्कुल गलत कर दिया है, बहुत लेट कर दिया। किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए बाद में। Yes, Abhishek, over to you. Photograph first and then questions. Thank you, ma'am. And thank you, sir, for answering each and every question with an effective manner. Now, I'd like to request from all the participants to open their cameras. आप सभी अपने कैमरा को ओपन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड पर्पस के लिए फोटो ले सकें। सो थैंक यू। नाउ हम सेशन को ओपन करते हैं। आप सभी के अगर रेलेवेंट क्वेश्चन है प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपने, और उसके एक आंसर के लिए हमारे चैट साथ रवि सर। हाँ जी, चैट में 1-2 क्वेश्चन है, एक मुझे डायरेक्ट मैसेज पे भी है, तो मैं बिना नाम के, अगर अगर कोई शेयर ना करना चाहे तो मैं वो क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि doesn't small talk affect personality or standing in the company? कि sometimes I also think I can't do too much, sorry, I can't do too much workload, but after it's done I feel free. I think पहला जो सवाल है कि small talk आपकी पर्सनालिटी और स्टैंडिंग इफेक्ट करता है, वही जैसा मैंने पहले बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठ के गॉसिप कीजिए, आप बैठे हुए हैं, आप लंच पे गॉसिप डिस्कस कर रहे हैं कलीग के बारे में, किसी बॉस के बारे में, किसी मैनेजर के बारे में। स्मॉल टॉक जब मैं बोल रहा हूँ तो लोगों की पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, एक टू अ वेरी वेरी शैलो लेवल, कि आप बस ये पूछे कि अरे आपका वीकेंड कैसा था, आप कोई छुट्टी पे गया था 2 हफ्ते, उन्होंने बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं, तो आपकी ट्रिप कैसी रही। बहुत बेसिक लेवल पे कि आप बोलिए कि अच्छा हाँ, आप उनकी सिचुएशन समझ रहे हैं, या आप उनको जानना चाहते हैं, आप वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वैसे टाइप के स्मॉल टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। कि वो लोग भी आपके पर्सनल लाइफ में इन्वेस्टेड रहे, और आप अगेन वो ट्रस्ट बिल्ड करने में काम करता है। आई थिंक एक और प्रदीप जी ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू हैंडल अ बॉस हु डजंट फॉलो एटिकेट्स एंड ऑलवेज टॉक्स इन अ रूड एंड एरोगेंट फैशन। तो आई थिंक ये काफी मुश्किल सवाल है। आई थिंक कि उस पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली आई थिंक ये प्रॉब्लम तब आ सकती है ज्यादा जब किसी कंपनी में मतलब मैनेजर लेवल ना हो, उससे सीधा ज्यादा ऐसे ओनर हो किसी कंपनी के, वैसे टाइप का हो सकता है। तो आई थिंक काफी मुश्किल है। आप थोड़ा सा फीडबैक देने की कोशिश कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं, मतलब बहुत सॉफ्टली आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे रिएक्ट करना, मुझे लगता है कि इट अफेक्ट्स माय परफॉर्मेंस करके आप कन्वे कर सकते हैं। बट उसके अलावा मुझे मुझे और कोई तरीके ऐसे नहीं पता कि कैसे आप किसी एरोगेंट बॉस से बात कर सकते हैं। आप ऐसा बस अल्टीमेटली यही कन्वे कर सकते हैं कि इस एनवायरनमेंट में मेरी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, आई कैन नॉट परफॉर्म एट द बेस्ट लेवल अगर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर ये सस्टेन होता है, अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइनली आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रही है, तो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि आपको फिर कोशिश करनी चाहिए कि मूव करने की, कि आप किसी और टीम में मूव कर सके,
जहाँ उस बॉस से डायरेक्टली इंटरेक्शन ना हो, या फिर आप किसी कंपनी में मूव कर सके। अनफॉर्चुनेटली वो टफ ही होता है, बट और कोई बहुत डायरेक्ट तरीका नहीं है, रादर देन जस्ट सेइंग कि आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रही है उससे। ऐसे है, some bosses feel कि if they remain tough and arrogant and rude, हाँ then जी, the output is more. हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक I have उसमें worked with एक चीज। 7 general managers, out of which 5 were very rude and all, and they really perform. अच्छा, आई So the थिंक best alternative is to tolerate and digest his rude talk. हाँ जी, आई थिंक उसमें, बट ये एक चीज मैंने काफी कॉमनली, आई थिंक हो सकता है कि ये थोड़ा नए उसमें एनवायरनमेंट में आपने खुद भी देखा होगा कि अब लोग कंपनी छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं। अभी पिछले 10-20 साल की विंडो में, एटलीस्ट जब से मैं वर्क स्पेस में आया हूँ और जब भी मैनेजर से काम करता हूँ, कंपनी कंपनी छोड़ने को लोग बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं। लोग बहुत स्विचिंग ओवर, आप जनरल स्टेटिस्टिक्स भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक अब इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता है कि अगर कोई बॉस बहुत ज्यादा रूड होता है और उस वजह से उनकी टीम में लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं, और काफी रेगुलर इटरेशन होता है कि लोग छोड़ के दूसरी टीम में जाए, दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उससे इम्पैक्ट होता है। लोग थोड़ा बहुत टोन डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग छोड़ते रहते हैं। और आप तो पता है, आपने खुद भी बहुत लोगों के साथ काम किया है कि आपकी टीम अगर आपको छोड़ती रहेगी जिनको आपने ट्रेन किया है, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप उससे इम्पैक्ट होगी और आपको कुछ कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक क्योंकि पिछले 10-20 साल में मैं खुद मिलेनियल उसमें आता हूँ, बट जेनजी में और ज्यादा है कि लोग छोड़ने को बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं कंपनी। तो आई थिंक उस वजह से थोड़ा कोर्स करेक्शन हो रहा है इस चीज को लेके। मे भी कुछ इंडस्ट्रीज में, आई थिंक आई एनविजन थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा डिलेड हो, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा फैलेगा ही। रवीश, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जी। जनरल क्वेश्चन है। मैं एक एम्प्लॉय को या बॉस के जो अंडर जूनियर काम कर रहा है उसको मैं हम्म। 3 हिस्से में डिवाइड करता हूँ। जैसे कि हाँ हम जी। सक्षम भारती में अभी सारे हम फ्रेशर्स होते हैं जो उनकी एंट्री जॉब लेवल्स होते हैं। तो वो हमारे जब वो जॉब लेवल फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट डे को जब वो ज्वाइन करते हैं कंपनी के अंदर, किसी भी हाँ कंपनी जी। में फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं, उस वक्त उसके जो बॉस होता है वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, उसका बॉस बॉस भी होता है, रिपोर्टिंग बॉस भी हो सकता है। उसका और उसके दोनों का फर्स्ट डे का बिहेवियर क्या होना चाहिए, एक। सेकंड, यदि किसी को एक काम करते करते 4-5-7 साल हो गया, वो कोई चेंज करता है, तो वो चेंज करता जी। है, तो वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, कभी भी जब दूसरी कंपनी में जाता है, तो उसका वहां पे फर्स्ट डे बिहेवियर कैसा होना चाहिए? क्योंकि ऐसी कुछ चीजें आती हैं जब वो उसको 4-5-7 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो बड़ा उसका थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है कि मैं तो अपने पुरानी कंपनी में ऐसे करके आया था, वैसे करके आया था। और उसके बाद राइट। तीसरा पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि कोई एक सीनियर लेवल का, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि एक आदमी है जो पहले बाटा में काम कर रहा है और सीनियर लेवल पे था, वो उसको बाटा छोड़कर वो उसी लाइन के रिलैक्सो या किसी और कंपनी में वो ज्वाइन करता है, या एक्शन में तो उसी शिफ्ट के अंदर लाइन ज्वाइन करता है। तो तब उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं जिस कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये लारा कंपनीज तो है नहीं, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर्स और डायरेक्टर से डेली बात हो। तो ये 3 कैटेगरीज को मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी कैटेगरी के इसमें लोग हैं, और सब एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। तो मैं आपकी मुझे सुनना चाहिए इन तीनों के अंदर दोनों साइड का बिहेवियर कैसा है, प्लीज। हाँ जी, आई थिंक फर्स्ट कैटेगरी पे मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ नहीं आया, बट सेकंड और थर्ड का मैं एक बार बता सकता हूँ। तो सेकंड कैटेगरी फर्स्ट जो में आपने मैं बोला फर्स्ट कि, में कहा था हाँ जी, जो एंट्री लेवल है, जैसे मान लीजिएगा अच्छा, हमारे ओके, जो गॉट इट। जॉब सीकर हाँ हैं, जी। जो राइट। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल। इनको हम ट्रेन किया, उनका कल जॉब लग गया है, हाँ किसी भी जी। बीपीओ में लग गया है, रिटेल में लग राइट। गया है, सीए के ऑफिस में लग गया है, तो उसको फर्स्ट डे में क्योंकि वो जब जाता है फर्स्ट डे ज्वाइन करता है, तो उसका हाँ उस जी। वक्त बिहेवियर कैसा होना चाहिए? और जब उसका जो बॉस होता है उस टाइम, उसको उसको कैसे वेलकम करना चाहिए? थोड़ा सा एक बार वो राइट। बताएं। बिल्कुल। आई थिंक फर्स्ट जो एंट्री लेवल का आपने बोला, उसमें तो कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। आपको उस माइंडसेट से जाना चाहिए कि आप जैसे एक स्कूल में एंटर कर रहे हैं, आप कॉलेज एंटर कर रहे हैं, और आप बस आप वहाँ सीखने आए हैं। शुरू में तो आई आई डोंट थिंक कोई भी और डाइकोटमी होती है, वही एक माइंडसेट हो सकता है कि आपको सीखने आए हैं वहाँ पे, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है अपने कॉलेज से जो पढ़ाई करी है जो भी है, बट आप सीखने आए हैं, तो उस हिसाब से आप सबसे इंटरेक्ट करते हैं कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके मैनेजर है। कभी आप ऐसे भी ज्वाइन करते हैं कि आप एंट्री लेवल है, बट आपके अंडर भी कोई लोग रिपोर्ट कर रहे हो। आप बट सबसे सीखने ही आए हैं, क्योंकि आपने वर्क स्पेस में काम नहीं किया है। और आई थिंक अगर आप में से कोई स्टूडेंट हो, तो सबके लिए काफी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि
आपका जो वर्क स्पेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग ही होता है किसी भी ऑफिस में, और आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस से। तो आपको फर्स्ट तो वही ही रहेगा हमेशा कि सीखने आए हैं। सेकंड में अगर आपको लगता है कि आपको 3-4 साल हो गए हैं, जैसे मैंने भी स्विच किया 3-4 साल बाद, तो अगेन आपको वो वैल्यू दिखानी है कि आपको किसी कंपनी ने हायर किया है 3-4 साल के एक्सपीरियंस में। तो आपको वैल्यू दिखानी है कि अच्छा नहीं, मुझे कुछ आता है, मगर हर कंपनी अलग तरीके से काम करती है, चाहे जितनी छोटी बड़ी कंपनी हो। तो आपको फिर भी ये होना चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं कि उनसे कि वहाँ पे कैसे काम चलता है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट में उन्होंने क्या सीखा है, वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बट एट द सेम टाइम आप उसे बैलेंस करते हैं कि आप अपना भी शेयर करते हैं कि मेरी पिछली कंपनी में मैंने ऐसा ऐसा किया था, विच कैन बी अ गुड आइडिया आप शेयर करने के लिए। मगर अगेन लर्निंग वाला रहेगा ही। तीसरा, मैनेजर लेवल पे आई थिंक आपने बोला कि मैनेजर लेवल पे कोई ज्वाइन करता है, तो आई थिंक मैनेजर लेवल पे एक दूसरी टाइप की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि आपके टीम में जो लोग हैं उनसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में घुसते ही। अगेन आई थिंक जब रीसेंट पास्ट में जब मैं मूव किया हूँ, जब मैं मैनेजर पोजीशन में, तो क्योंकि आपको लोगों से काम कराना है और आपको उनके काम पे भरोसा करना है, क्योंकि आप सबका काम तो चेक नहीं करेंगे बैठ के, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा जाते से ही, जिसमें आपको उनके काम को अप्रिशिएट करना है, आपको इनिशियली कि उनके एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करना है। एट द सेम टाइम आपको बताना है कि आप क्या वैल्यू ला रहे हैं, बट वो ट्रस्ट बिल्ड करना इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस उससे। तो मैं बोलूँ कि अगर एंट्री लेवल पे हैविंग अ लर्निंग माइंडसेट कि आप सीखने आए हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप मूव करते हैं, तो आपको वो लर्निंग वाला माइंडसेट बैलेंस करना है कि अच्छा हमें कुछ एक्सपीरियंस है। और थर्ड, उसमें जब आप मैनेजर लेवल पे, तो आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड करना विद योर टीम सब शुड बी फर्स्ट इम्पोर्टेंस। हाँ, इसमें आपने वन साइडेड बताया है। अभी मैंने आपसे पूछा था हाँ कि जी। आप दोनों साइड का बताएं। अच्छा, कि जब, तो आई थिंक हाँ। जब कोई हाँ आ रहा मतलब। है आपकी टीम में, तब तो आपको एक ब्लैंक स्लेट वो करना, मतलब कोई किसी भी उसमें आपको लेना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा, लेट्स गिव देम अ चांस एंड सी कि कोई कंपनी में आया है तो उनका कैसा बिहेवियर है, वो क्या एक्सपीरियंस लाते हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, किस चीज में उन्हें ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो आई थिंक वो तो दैट इज ट्रू अक्रॉस द बोर्ड कि आप उनसे किस चीज में सीख सकते हैं। हाँ, जो भी कोई नया कुछ कंपनी वैल्यू ला रहा है, किसी ने उन्हें हायर किया है, चाहे आपने किया हो, आपके मैनेजर ने किया हो, उन्हें वैल्यू दिखी है, तो वैल्यू कैसे रियलाइज हो सकती है कंपनी में। तो उस हिसाब से वो देखा जा सकता है कि क्या उनके बारे में आप सीख सकते हैं। थैंक यू, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। I think we have one question in chat box. हाँ जी। अविनाश लिखते हैं कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, हाँ आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे हमारे सबके वर्क एनवायरनमेंट में ऐसा होता ही है, चाहे हम रिटेल में काम कर रहे हो, हम सर्विस इंडस्ट्री में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो। आई थिंक इसमें सब स्ट्रेस के सिचुएशन में भी सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन ही होगा। आई थिंक कुछ लोग आप में से थे जब हमने कम्युनिकेशन पे डिस्कशन किया था, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप पूरे टाइम आप बता सके लोगों को कि अच्छा नहीं, आई एम अंडर दी वाटर, बोलते हैं कि मैं बहुत अभी मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिस टाइम काम के रिलेटेड, और मुझे लग रहा है कि अच्छा थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये हैंडल करना। तो आप पहले से बताना शुरू कर दीजिए अपने मैनेजर को कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ, कुछ करे, कुछ टूटा नहीं है, मगर आप पहले से बताएं कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके कुछ इशू नहीं होता है, आप फिर भी वो स्ट्रेस के बावजूद आप परफॉर्म कर पाते हैं, आप मैनेज कर पाते हैं, तो आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और अगर आप पहले से बताएंगे कि मैं बहुत स्ट्रेस में या बहुत ज्यादा वर्कलोड में काम कर रहा हूँ, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। और या अगर आपको अगर कुछ टूट जाता है, कुछ इशू क्रिएट हो जाता है, तो सबको पता है कि अच्छा नहीं, पहले से यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था कि एकदम से कोई प्रॉब्लम सामने आ गई। एक और इसमें फायदा ये होता है कि लोग जो कोई भी मैनेजर होता है उसे लगता है कि अच्छा नहीं, जेन्युइनली बहुत ज्यादा वर्कलोड है, एंड दे रियलाइज कि आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है इस वजह से। तो कभी कभी या तो खुद उसमें हेल्प करने में घुस सकते हैं, या फिर किसी और को एलोकेट भी कर सकते हैं कि अच्छा नहीं,
आप किसी को इसमें साथ में ले लीजिए ये मैनेज करने के लिए। तो आई थिंक टू मैनेज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आपका कोई होता है तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए आपका जो भी मैनेजर है उस पॉइंट पे, या जो भी बॉस है उस पॉइंट पे, उसके साथ। एंड इफ इट गोज ईदर थ्री वेज, कोई वो साथ में हेल्प देते हैं, आप बिना हेल्प के सक्सीड करते हैं, आप बिना हेल्प के फेल करते हैं, तीनों सिचुएशन में इट वुड हेल्प यू। हाँ जी विराज। विराज, Good evening, Ramesh. हाय, गुड इवनिंग। Yeah, I don't know how relevant my question would be in this transaction, in this communication. हाँ Can जी। you let us know that is AI, artificial intelligence, in the coming time, because my kids are very young. हाँ जी। So will these etiquettes will be evaluated by AI or it will be evaluated by the person themselves? Are there any means where AI is operating the work ethics and work etiquettes where हाँ we जी। will be judged in the coming years, that AI will go to judge us or our manager will go to judge us? राइट। आई थिंक जब हम एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, जब हम बीइंग रिस्पेक्टफुल और लिसनिंग वैसे टाइप की जब बात कर रहे हैं, तो बहुत ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। आई थिंक ऑब्वियसली एआई इज वेरी पावरफुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन जज एंड एलोकेट नंबर्स टू थिंग्स एंड कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल, सबसे सीख के वो कर सकता है। बट आई थिंक ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं एटिकेट्स को लेके, ये इनहेरेंटली ह्यूमन सब्जेक्टिव चीजें हैं। तो किसी एक वर्क एनवायरनमेंट में आपको लग सकता है कि ये चीज एक्सेप्टेबल है बोलना, और किसी और एनवायरनमेंट में वो हो सकती है ना एक्सेप्टेबल हो। तो क्योंकि इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है एटिकेट्स को लेके, पर्टिकुलरली कोई मेरी मेरी टीम में काम कर रहा हो, या कोई आपकी टीम में काम कर रहा हो, कोई ज्योतिका जी की टीम में काम कर रहा हो, सबको पता है कि उनसे बात करने का तरीका उसके हिसाब से टेलर्ड होना चाहिए। कोई भी रोबोटिक तरीके से वैसे सिमिलर टोन में मेरे से बात करेगा, आपसे करेगा, या किसी से भी इस कॉल में करेगा कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी के लिए, तो दैट मतलब दैट वुडंट फील नाइस, देयर वुड ऑलवेज बी अ ह्यूमन एलिमेंट टू इट। तो आई थिंक एटिकेट्स को लेके आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ एआई प्लेज अ रोल इन जजिंग दोस। आई थिंक इट इज ह्यूमन इन नेचर, so it might stay that way, but Thank we you. never know. Yeah, thank you. Thank you. I think Farhad has a question. यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय कुछ ना अपने बॉस को या मैनेजर को बताना चाहता है, बट हाँ होता जी। क्या है कि मैनेजर सुनने को तैयार नहीं होते, वो ऑर्डर दे देते नहीं आपको यही करना है। तो उस राइट। मतलब जो एम्प्लॉय होता है वो जानता है कि अगर ये चीज मैं ऐसे करूंगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो सकता है और चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो एट दैट कंडीशन व्हाट शुड वी डू? सॉरी, एक बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर ऐसा होता है कई बार हम एम्प्लॉय जो होता है वो कुछ सोच हम्म। रहा होता है, जो उसको काम दिया जाता है वो सोचता है कि ये काम अगर इस तरह से ना हो, इस तरह से हो जाए, मगर राइट। मैनेजर या बॉस कहते हैं कि नहीं नहीं आपको ये काम फटाफट करना है, अभी करके देना है। वो ऑर्डर दे देते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। तो उस कंडीशन में वो चाहता है कुछ बताना कि ये काम और इस तरीके से अच्छे से हो सकता है, और हाँ अगर जी। वो ना सुने तो एट दैट कंडीशन व्हाट शुड वी डू? उस वक्त क्या होता है, राइट, राइट। एम्प्लॉय स्ट्रेस में चला जाता है कि अब मैं कैसे बिल्कुल। क्या करूं, फिर वो हाँ हाँ। वहीं पे जो है ना स्ट्रेस बहुत तेज बढ़ जाता है। तो उस बिल्कुल कंडीशन में बिल्कुल। क्या करना चाहिए? हाँ, आई थिंक ये एक चीज हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कोई भी असाइनमेंट मिलता है तो कैसे आपको इनिशियली डिस्कस करना चाहिए। तो ये बहुत आपने प्राइम एग्जांपल दिया, जिसमें आप शुरू में आप बता दीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जाके ये काम करूंगा, और ये मैं 1 घंटे में फिर आपको क्रिएट करके दे सकता हूँ, या 1 दिन में क्रिएट करके दे सकता हूँ। हो सकता है कि वो मैनेजर बोले अल्टीमेटली कि नहीं, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए और मुझे आधे घंटे में ही चाहिए। आ, तो वो शुरू में क्लियर हो जाता है। हो सकता है आपको लगता है कि आपका आइडिया बेटर है, बट अल्टीमेटली किसी भी कॉर्पोरेट में आप किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में जाए, एक हायरार्किकल टाइप स्ट्रक्चर होता है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर वो मैनेजर को लगता है कि नहीं, यही तरीके से मुझे वो काम चाहिए, अल्टीमेटली आई वुड से कि यू वुड डेफर टू दैट एंड यू वुड से कि ठीक है, आई कैन डू इट दिस वे। मुझे लगता है कि दूसरे तरीके से थोड़ा बेटर रिजल्ट आ सकता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा,
मगर अगर आपको लगता है कि दिस अभी यही रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, देन यू डेफर टू इट, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। एंड यू कैन से कि अच्छा ठीक है, आपके फीडबैक के हिसाब से आई विल डू इट दिस वे, इवन दो अगर आपको नहीं भी लगता है कि वो दैट इज द ऑप्टिमल वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट अगर आपके मैनेजर को लगता है कि दैट इज द वे दे वांट टू डू इट, आई वुड से इट्स ओके टू डेफर टू दैट एंड मूव फॉरवर्ड। बट ये डिस्कशन जब काम असाइन हो रहा हो उसी टाइम पे आइडियली हो जानी चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, या फिर अगर आपको कुछ टाइम चाहिए, आप कुछ टाइम प्रोसेस करने के बाद आपके पास आइडियाज आते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल हो जानी चाहिए। ये डिस्कशन डेडलाइन के टाइम पे नहीं होनी चाहिए आइडियली। Okay, thank you. सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी अभिषेक। लाइक क्या बोलते हैं, आप कुछ इफेक्टिव वे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपके किसी कलीग के साथ या बॉस के साथ ही किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो या डिसएग्रीमेंट्स हो, और आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सो कैन यू प्लीज हम्म। सजेस्ट सम वेज? हाँ आई थिंक ये तो बहुत आई वुड से बहुत नॉर्मल ही है। आई एम श्योर कोई भी कुछ भी वर्क प्लेस में कुछ दिन रहा हो तो ये होगा, मैं इट वुड एंड अप हैपनिंग। आई थिंक जो पहले क्वेश्चन में हमने शुरू किया था कि वर्क प्लेसेस आर मेंट, मतलब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट एनकरेज किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं जब डेटॉल में काम करता था तो इनहेरेंटली जो लीगल टीम का काम है वो सेफ चलना है, जो मार्केटिंग टीम का काम है वो बोल्ड बोल्ड बनना है और नए आइडियाज लाना है, और थोड़ा दैट मीन्स थोड़े रिस्क लेना है। ये काम है, इनहेरेंट काम है उनका। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता ही है, और इस वजह से थोड़े रिलेशनशिप्स आर भी आपके हो ही सकते हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहे। वहां सप्लाई टीम बोल रही है कि हमें कॉस्ट कम करनी है, और या मतलब अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ऐसी जब सिचुएशन होती है तो दी ओनली थिंग इज यू रियलाइज इट इज जस्ट अ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। आपकी लाइफ अलग है और आपका ऑफिस अलग है, उसकी दोनों के डायनेमिक्स अलग है। आपको अपने ऑफिस में सबके साथ दोस्ती होना कोई जरूरी चीज नहीं है। एज यू सेड, यू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, आप लोगों से प्रोफेशनली बात कीजिए, आप अपने इनपुट्स प्रोफेशनली दीजिए, एंड आप बिल्कुल उसे, अगर सरफेस लेवल पे भी वैसा चलता है कि आप काम के लिए काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ओके। आपको कोई ऐसा एम करना कि नहीं मुझे सबसे दोस्ती करनी है, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक एम टू हैव। तो अगेन जस्ट मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, अच्छे से लोगों से बात कीजिए एंड जस्ट टेल देम कि अच्छा आई थिंक इस डायरेक्ट मेरी इनपुट्स ये हैं, आप अपनी इनपुट्स चाहे ईमेल पे देते हैं चाहे मीटिंग में देते हैं कि ये मेरी इनपुट्स हैं। एंड जैसे जैसे आपको टाइम होगा, लोग आपका एक्सपर्टीज उस चीज में देखेंगे। जैसे आई नो अभिषेक आप लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, आपकी लोग जब देखेंगे कि आपको अपनी फील्ड को लेके एक्सपर्टीज है, तो उस वजह से लोगों की एटलीस्ट प्रोफेशनल रिस्पेक्ट तो बिल्ड हो ही जाती है, कि लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे ये ह्यूमन इतना पसंद नहीं है बट एटलीस्ट ही नोज हिज लॉ, कि लॉ को लेके आई कैन रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। तो आई थिंक वो धीरे धीरे आपका प्रोफेशनल रिस्पेक्ट उसके थ्रू भी बिल्ड हो सकती है, अगर आपके personal relationships are not the best with people even then. Thank you, sir, for answering my question. I think Sure. Mamta has one question in chat box. What अच्छा are the हाँ। best practice etiquette for giving and receiving feedback in workplace? Cause something giving feedback is little difficult and offending. हाँ आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ममता। मुझे बल्कि लगा कि जब मैं पहली अपनी कंपनी में था वहां पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, बट यहाँ पे आके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस इसे दी जाती है। अभी रिसेंट पास्ट में देख रहा हूँ। आई थिंक इसमें जो बेस्ट एटिकेट्स मुझे लगती है, रिसीविंग फीडबैक तो आसान है कि आप बोलना आसान है कि आप बस ये फोकस कीजिए कि आप नेगेटिवली मत लीजिए कमेंट्स को, आप ऑब्जेक्टिवली लीजिए। कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आप डिफेंसिव मत जाइए। आई वुड से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी बहुत स्ट्रांगली करने की जरूरत नहीं होती है। आप नोट्स लीजिए कि कोई आपको क्या फीडबैक दे रहा है, और आप उनसे पूछिए कि अच्छा आपको कब ऐसा लगा, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं और आपके हिसाब से कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो आप पूछिए। एंड आई वुड से जो हमने कम्युनिकेशन में पहले डिस्कस किया था कि आप थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए। हम सभी की बहुत नेचुरल वो होता है, एक डिफेंसिव टेंडेंसी होती है कि किसी ने कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दिया तो आपको लगता है नहीं नहीं उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था, ये सोच रही थी। तो वो आप उसको टाइम दीजिए, आप वो सुनिए, आप बाहर आइए मीटिंग से, आप
आधा घंटा बैठ के एक बार सोचिए कि अच्छा क्या फीडबैक था, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ डिफेंस वारंट होता है तो कीजिए, बट इमीडिएटली डिफेंसिव में मत जाइए। आई थिंक गिविंग फीडबैक ऑलमोस्ट ज्यादा मुश्किल काम होता है। आई मतलब मुझे जो सिखाया गया है हमेशा कि हमेशा एक पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें अटैक करने आए हैं। आप पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए। आई एम श्योर किसी को भी आप फीडबैक दे रहे हैं तो उनकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, तो आप उन्हें साथ में बताइए कि अच्छा नहीं, आपसे डिस्कशन करना बहुत अच्छा आसान है, कि आई फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू, और ये आप पॉजिटिव चीजें भी बताइए। फिर साथ में आप बताइए कि अच्छा मुझे लगता है कि ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और आप एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हैं और वो बताने चाहिए, बट हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ आइए ताकि कोई रिलेट कर पाए। कि अगर आपको Okay. लगता है कि अच्छा आप आपका कम्युनिकेशन स्टाइल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आप बोलिए कि जैसे हमारी इस क्लाइंट के साथ जब मीटिंग थी तो हमें लगा कि वो आपके बात से कंफ्यूज हो रहे थे, तो आई थिंक इस पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आप एग्जांपल दीजिए, आप इम्प्रूवमेंट का एक टैंजिबल तरीका बताइए, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप बस एक अटैक कर रहे हैं, उन्हें अपने लिए इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल दिखे। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ जी। We are taking one more last question, and Radha Okay. have to Radha. ask one. Radha, please ask your question. हाँ जी। Hello. Hello. Yeah, good हाँ evening, जी। sir. I'm from India. हाय राधा। Hello, sir. I'm very happy you are taking classes from Canada. I think, if I'm not wrong, USA, New York. USA. Okay. हाँ जी। Okay. Thank you so much, sir. My question is that, as we are working in an office and we are coordinating with so many people like customers and all these things, but my question is simple that we are working in a group, but exactly we are not working in a group. I mean, there is no coordination and like no grouping, no coordination, and no. I mean, these kind of things were happening. I mean, हाँ जी। how we can come out all these things? राइट, आई थिंक ये इनहेरेंटली मतलब किसी उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है कि अगर उनका एक ग्रुप है, उनकी एक टीम है, उसमें अगर उन्हें उसे अच्छे से एज अ ग्रुप काम कराना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटरली मैनेजर की होती है कि वो इंश्योर कर सके कि वो ग्रुप में काम करे। तो अगर आप एक ग्रुप में हैं तो आपको ये इनपुट्स देने चाहिए कि अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है कि हम अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप मैनेजर को इनपुट भी दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सबसे आप इनपुट लेके आप अपनी तरफ से एक अच्छी टीम बना सके, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है। आपको एक मैनेजर को इनपुट देने चाहिए जिसकी ये टीम है, एंड दे कैन ट्राई टू सेट अप कि कैसे टीम को अच्छे से काम कराया जा सकता है। एट अ मैनेजर लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप डेलीगेट करें कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि कोई एक काम है उसके सब पीसेस करके कि ये इंसान, ये इंडिविजुअल ये पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करेगा, ये इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करेगा, ताकि आपस में ग्रुप में क्लैरिटी हो कि किसे क्या करना है। बट इनहेरेंटली दिस ये एक मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उन्हें बोलना चाहिए कि अच्छा सर मुझे लग रहा है, मैम मुझे लग रहा है कि इस टीम में हम ग्रुप में काम नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे शुड ट्राई टू सी कि कैसे उसे बेटर कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। आई डोंट थिंक एज अ ग्रुप मेंबर आप एंगेज कर सकते हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती इसे इम्प्रूव करना। So we are ending the session here, and I would like to request from Sanju for the word of thanks. संजय, आप सुन पा रहे Good हैं हमें? evening, dear friends. Yes, yes. Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extend a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our whole team of the Saksham Rozgar Society for putting so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to Mr. Ravish Kalra for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them valuable tips on workplace etiquette. A special
Thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, conducting this series of Root and Wings session and is unwavering her determination to enhance its quality. Wishing you all a good night. प्लीज Thank डोंट लीव द सेशन, हम प्रेयर के लिए आगे बढ़ेंगे अब। अभिषेक, तो एक अगली अनाउंसमेंट, जो पिछली बार जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन था वो फ्लिप हो गया, हमने वर्कप्लेस एटिकेट लिया, पर इस शनिवार क्योंकि डॉक्टर कृतिका चावला अवेलेबल नहीं थी, तो अपकमिंग सैटरडे को हमारा जो सेशन है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे है। और जैसे आज जो स्ट्रेस की बात हो रही थी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। आप दुखी होते हैं, आप रोने का मन करता है, आपको गुस्सा आता है, तो उन सबको